स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल आरएसपी कंपटीशन टारगेट पर। साथियों, चलिए आज देखते हैं सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो इसे अपडेट के साथ स्टार्ट करते हैं। हाँ तो साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था? ये सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। सेन वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता था। यह बंगाल का एक वंश था। इसकी स्थापना सामंत सेन ने की। इसका अस्तित्व 11वीं और 12वीं सदी में 11वीं और 12वीं सदी के बीच में इस वंश का अस्तित्व रहा। नेक्स्ट है, कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? नागानंद हर्ष की रचना है, ये सही है। मुद्रा रक्षक विशाखा दत्त की रचना, ये भी सही है। मृच कटिका शूद्रक की रचना, ये भी सही है। रत्नावली राजशेखर की रचना है, ये सही नहीं। रत्नावली भी हर्ष की रचना है। रत्नावली भी एक हर्ष की रचना है। चलिए इसे डिटेल से देख लेते हैं। नागानंद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की। मृच कटिका की रचना शूद्रक ने की। रत्नावली की रचना हर्ष ने की थी, उदयन ने नहीं की थी। यह हर्ष हो जाएगा, इसकी रचना हर्ष ने की थी। नेक्स्ट है, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की थी? परम सौगात की उपाधि किसने धारण करी थी? राजवर्धन ने परम सौगात की उपाधि को धारण की थी। इसका डिटेल देख लेते हैं। परम सौगात की उपाधि राजवर्धन ने धारण की। राजवर्धन हर्ष की बहन राजश्री की पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। शशांक ने की थी और यही शशांक था जिसने बोधि वृक्ष को भी कटवा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राजचिन्ह बनाया था? गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राजचिन्ह बनाया था? पल्लव राजाओं ने बनाया था। पल्लव ने बनाया था। का डिटेल देख लेते हैं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राजचिन्ह राष्ट्रकूट राजाओं ने गरुड़ को अपना राजचिन्ह बनाया था। नेक्स्ट है, किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? सतकर्णी प्रथम ने राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे। इसका डिटेल देख लेते हैं। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज वर्तमान कर्नाटक में मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए। सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम का सिक्का जारी किए थे। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती है? ये आगरा से सासाराम को जोड़ती है। आगरा से सासाराम को सड़क ए आजम जोड़ती है। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनाया था। राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच बनाया था। निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने की थी? राणा कुंभा ने की हत्या उसके बेटे ने की थी। राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे ने की थी। राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने की थी। नेक्स्ट है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनाया था? राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनाया था? ये सारंगपुर के युद्ध में बनाया था। सारंगपुर के विजय के युद्ध में इसको बनाया गया था। राणा कुंभा ने
विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, जो 37 मीटर ऊंचा है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच बनाया था। नेक्स्ट है जोधपुर के निकट ओसियां नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? ये प्रतिहार राजाओं ने विकसित किया था। नेक्स्ट है, इसका डिटेल देख लेते हैं। ओसिया का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित है। यहाँ नागभट्ट, मिहिर भोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? कृष्णदेव राय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? ये महाराष्ट्र प्रदेश के हिस्से नहीं थे, महाराष्ट्र प्रदेश के हिस्से नहीं थे। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे। उनका राज वर्तमान तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। बाबर ने कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। नेक्स्ट है, स्वराज आहा मजा जमशिद अधिकार आहे अनि तो मी मिला विनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पे की थी? ये मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जमशिद अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा। ये मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान में कहा था? कोर्ट में कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये मराठी भाषा में बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में कहा था। इसका हिंदी रूपांतरण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह है। ये कथन बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सजा दी गई थी। उसके बाद तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडले जेल भेजा गया था। 6 वर्ष के कारावास के लिए उसे मांडले जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट है, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जय गोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे। इसका डिटेल देख लेते हैं। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु, जयपाल, सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्हें जेपी सॉन्डर्स को गोली मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी? ये सिंगापुर में करी गई थी। सिंगापुर में करी गई थी। सुभाष चंद्र बोस और रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं की स्थापना सिंगापुर में 1943 में की थी। रास बिहारी बोस ने 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और सुभाष भगत सिंह ने 1943 में किया था। नेक्स्ट है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? गुरु अंगद के द्वारा शुरू की गई थी। गुरु अंगद के द्वारा शुरू करी गई थी। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं संकलन किया और उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास भी किया। उन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया और गुरु नानक जी को जो लंगर चलाए थे उसको अस्थायी रूप से इन्हें अस्थायी किया और उसे बढ़ावा दिया।
नेक्स्ट है बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? बारिंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? जुगांतर नामक समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। बारिंद्र घोष जुगांतर नामक समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है इसका डिटेल देख लेते हैं। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था। इसकी स्थापना 1906 में बारिंद्र कुमार घोष, अविनाश चटर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह एक विभाग है। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह एक विभाग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है? यह करता है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री करता है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों से एक है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से लगाए गए करों में से एक है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची में उल्लेख किया गया है? देखते हैं ये कौन कौन सा कर है। पहला नंबर है निर्यात कर, दूसरा है समाचार पत्रों पर विज्ञापन पर टैक्स, तीसरा है कृषि आय पर टैक्स, चौथा है बिजली खपत बिक्री पर टैक्स। बिजली खपत या बिक्री पर टैक्स ये हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा 1 और 2। 2 नंबर में है समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा निर्यात कर, ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स। समाचार पत्रों में विज्ञापन पर टैक्स ये 1 और 2 नंबर दोनों हो जाएंगे। इसका डिटेल देख लेते हैं। कृषि आय और बिजली की खपत बिक्री पर कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कृषि आय और बिजली की खपत या बिक्री पर कर राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है? जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लिए लक्षण क्या है? ये पहला नंबर लक्षण है इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों की स्थानिक प्रजाति के रूप में होना चाहिए। इस क्षेत्र में अपनी प्राथमिक वनस्पति कम से कम 70% नष्ट करनी चाहिए। ये 2 में से कौन हो जाएगा ये देख लेते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि जैव क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधे की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजाति के रूप में होनी चाहिए। और दूसरा नंबर कह रहा है इस क्षेत्र में अपनी प्राथमिक वनस्पति कम से कम 70% नष्ट करनी चाहिए। ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से सही संबंधित नहीं है? 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन अक्षयकारी पदार्थ है, ये सही है। 1979 का बोन सम्मेलन प्रवासी प्रजाति के संरक्षण, ये भी सही है। 1989 का बासेल सम्मेलन ट्रांस बाउंड्री आंदोलन पारगमन हैंडलिंग और रहने वाले संशोधित जीवों के उपयोग का विनिमय, ये गलत है। और 1998 का रॉटरडम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति है, ये सही है। ये एक A, B
और डी सही हो जाएंगे और सी नंबर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इसका डिटेल देख लेते हैं। खतरनाक अपशिष्ट और उनके निपटान के संक्रमण सीमा आंदोलन के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन, जिसे आमतौर पर बसील कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो राष्ट्रों के बीच खतरनाक कचरे आंदोलन को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और विशेष रूप से खतरनाक हस्तांतरण को रोकने के लिए शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम बेसिक से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले दो दल कौन थे? साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले कौन से दो दल थे? जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थे। नेक्स्ट है, डंडा फौज का गठन पंजाब में किसने किया था? डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। नेक्स्ट नंबर है, आवर्त सारणी की आवर्त 4 में कितने तत्व है? आवर्त सारणी के आवर्त 4 में 18 तत्व है, जो परमाणु संख्या 19 से 36 तक है। आवर्त सारणी में 18 तत्व है जो परमाणु संख्या 19 से 36 तक तत्व हैं। नेक्स्ट है, समुद्री समीर बनते हैं। समीर कब बनते हैं? ये दिन के समय समुद्री समीर बनते हैं। नेक्स्ट है, डोनबास क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? डोनबास क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट नंबर है, कौन से मूल अधिकार भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है? कौन सा अनुच्छेद भारतीयों को प्राप्त है लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं। हाल ही में काली नदी जो भारत के साथ विवाद में रहा है वह किस देश से है? वह नेपाल देश से है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? ये राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, 1620 किलोमीटर है। इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल कहा जाता है, जनवरी फरवरी को शिथिल काल कहा जाता है। मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? मोदीज मिडास टच इन फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र कुमार है। सुरेंद्र कुमार है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को भारतीय रेलवे कितनी प्रतिशत छूट देगी? ये कितनी प्रतिशत छूट देने का देगी? तो ये 50% छूट देने का कार्य करेगी। नेक्स्ट नंबर है, 1 जूल कितनी कैलोरी के बराबर होता है? 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। नेक्स्ट है, आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य होता है। आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या होता है? जन्म और मृत्यु दर के बीच में अंतर। जन्म और मृत्यु दर के बीच में अंतर। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। फेफड़ा कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़ा कहाँ स्थित होते हैं? फेफड़ा फुफ्फुसिया आवरण गुहिका में स्थित होते हैं। फुफ्फुसिया आवरण गुहिका में स्थित होते हैं। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? यह गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या 12 है। मौसम आधारित फसल बीमा सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? मौसम आधारित फसल बीमा सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? ये कर्नाटक में लागू किया, 2007 में यह लागू किया गया था कर्नाटक में। लोनो किस खेल से संबंधित है? लोनो किस खेल से संबंधित है? लोनो कबड्डी खेल से संबंधित है, जिसमें इसमें खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 7-7 होते हैं। दोनों पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या 7-7 होते हैं। विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ठहाका दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ था? 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ था। पनिहारी नीति का संबंध किस राज्य से? पनिहारी नीति का संबंध राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट है, अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि दी जाती है? अंतरजातीय विवाह योजना के अंतर्गत बिहार सरकार कितनी राशि दी जाती है? बिहार सरकार के द्वारा 50,000 राशि दी जाती है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2007-8 में प्रारंभ किया गया था। इसके अंतर्गत कन्याओं को 5,000 की राशि दी जाती है। इसके अंतर्गत कन्याओं को 5,000 की राशि दी जाती है।
नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी दूसरी डेल्टा रैंकिंग में बिहार के कितने जिले शामिल है। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरी डेल्टा रैंकिंग में बिहार के कितने जिले शामिल है। ये 13 जिले बिहार के शामिल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पहली क्लोन गाय कागा की मौत 9 अक्टूबर को कहाँ हो गई। पहली क्लोन गाय कागा की मौत 9 अक्टूबर को कहाँ हुई। जापान में हो गई। जापान में हो गई। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किन किन व्यक्तियों को किया गया है। ये 3 व्यक्तियों को किया गया। ये कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं देख लेते हैं। पहला नंबर है प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे। रामनाथ कोविंद से पहले ये प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे। भूपेन हजारिका जिसको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसमें असमिया गायक थे। असमिया गायक थे। नानाजी देशमुख जो मरणोपरांत मिला है ये समाज सेवक थे। ये समाज सेवक थे। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार बनी। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कितनी बार बनी। 3 बार बनी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका है। नेक्स्ट है कैंटरवटी घास शीतोष्ण घास जिसको कहा जाता है। ये कैंटरवटी घास शीतोष्ण घास का मैदान है। यह किस देश में पाया जाता है। यह न्यूजीलैंड देश में पाया जाता है। न्यूजीलैंड देश में पाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका बैंक आपके द्वार किसकी टैगलाइन है। आपका बैंक आपके द्वार किसकी टैगलाइन है। ये टैगलाइन है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया था। अरुण प्रभा किस प्रदेश का प्रथम दूरदर्शन चैनल है। अरुण प्रभा किस प्रदेश का प्रथम दूरदर्शन चैनल है। यह अरुणाचल प्रदेश की प्रथम दूरदर्शन चैनल है। आई होप कि अभी सभी साथियों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देख लेते हैं इस महीने का इम्पोर्टेंट दिवस। जून महीने का कुछ इम्पोर्टेंट दिवस है जिसे हम याद करने का प्रयास करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला नंबर है 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जून को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को समग्र क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 6 जून को घल्लू घाड़ा दिवस जो पंजाब से संबंधित है मनाया जाता है। 6 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि दिवस मनाया जाता है। और 10 जून को विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जून को कबीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। 16 जून को अफ्रीकी शिशु दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 17 जून को सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जून को पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जून का तीसरा रविवार जिस भी दिन को पड़ जाए उस दिन पिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब की बार 21 जून को फादर्स डे और 21 जून को ही सूर्य ग्रहण लगा था जो कि अब बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस था। नेक्स्ट है 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जून को विश्व एथनिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कहते हैं। 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना दिवस मनाया जाता है न कि 21 जून को। नेक्स्ट है 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। 28 जून को गरीब दिवस पीवी नरसिम्हा राव के जन्म दिवस पर 28 जून को विश्व गरीब दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पीसी महालनोबिस के जन्म दिन पर मनाया जाता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो
आप सभी साथियों को पसंद आए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।